आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मामलों के मंत्री भी हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस विभाग भी इन्हीं के पास है और स्पेस विभाग भी इन्हीं के पास है। इनके अलावा पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ था, उसको दूर करने में भी इनकी अहम भूमिका है। आज हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजहें थी जिसको लेकर तकरीबन कह सकते हैं कि 80 दिन की देरी हुई जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर, और अब आने वाले दिनों में एजेंडा ऑफ अलायंस क्या होगा। इसी के साथ साथ बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की जिस नई परिभाषा के साथ केंद्र सरकार ने नई योजनाओं का ऐलान किया है, उनका किस तरह का असर देख रहे हैं, क्या समीक्षा वो करते हैं अपने पिछले 2 साल के कार्यकाल में। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र सिंह जी आपका। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो मुफ्ती साहब के साथ जो आप लोगों ने सरकार बनाई बीजेपी पीडीपी की, मुफ्ती साहब फौत हो गए, उसके बाद सरकार बनी हुई थी और ये माना जा रहा था कि नई मुख्यमंत्री हो जाएंगी महबूबा मुफ्ती, लेकिन तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा वक्त की देरी हुई इस सरकार के गठन में। क्या वजह थी और अब जब साथ आए हैं तो उसके पीछे वो क्या अनकंडीशनल सपोर्ट है जिसके साथ नए सरकार के गठन की तरफ अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कारण देखने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, आपके ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरा मुख्य दल बनकर के उभरी थी। और जैसे कि आप जानती हैं कि संवैधानिक एक तकाज़ा रहता है कि राज्यपाल महोदय सबसे बड़े दल के नेता को पहले आमंत्रित करते हैं। जब वो ये कहते हैं कि उनसे सरकार बनने की क्षमता नहीं है या वो उस स्थिति में नहीं है, तो फिर दूसरे दल की बारी आती है। लिहाजा उसी संवैधानिक प्रथा और परंपरा का सम्मान करते हुए हम इस प्रतीक्षा में थे कि जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है अर्थात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीडीपी, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे और उसके उपरांत ही हम अपनी स्थिति उनका तो शुरू से कहना था कि एजेंडा ऑफ अलायंस में वो कुछ तब्दीलियां चाहते हैं, कुछ समय सीमा चाहते हैं, लेकिन अंत में जो अब समाधान जो हुआ है, सरकार गठन की तरफ जो आप लोग बढ़ रहे हैं, उसमें महबूबा मुफ्ती का कहना है कि एजेंडा ऑफ अलायंस में कोई बदलाव नहीं है। इसके 2 भाग हैं। पहली बात तो ये है कि राज्यपाल महोदय के पास जाकर के सरकार बनाने की पेशकश उनकी ओर से केवल 2 दिन पहले हुई, उससे पहले नहीं हुई। बाहर क्या कहा गया वो उस बात से उसका संबंध नहीं है, क्योंकि संवैधानिक जो तकाज़ा है वो ये है कि राज्यपाल महोदय जब आमंत्रित करते हैं, 2 पहले तो सबसे बड़े राजनीतिक दल को, उसके बाद। और हमने भी प्रजातांत्रिक मूल्यों और परंपराओं का सम्मान रखते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की कि हम एक स्थायी सरकार देने के लिए जम्मू कश्मीर में और जो लोगों का मैंडेट है उसका सम्मान करते हुए इस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट था, उसमें जो कुछ बिंदु थे जो वो बेहद महत्वपूर्ण थे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिहाज से, उसमें पहला था कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास। उसके प्रति आप लोग आगे भी बढ़े, आर्थिक आवंटन भी किया गया है, लेकिन जब भी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात होती है तो चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन सब के जो बयान होते हैं और जिस तरह से इस पूरे मसले को एक तरह से तोड़ मड़ोड़ के बयानबाजी की जाती है, उसमें ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। और वजह यह है कि आपने भी देखा होगा कि दिल्ली की सड़कों पर भी हमने कश्मीरी पंडितों का तमाम प्रदर्शन देखे हैं। तो इस पे आप लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं अब? नहीं, देखिए, एजेंडा ऑफ अलायंस में अब सबसे पहले तो मूल बात यह है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, आरंभ से ही कश्मीरी पंडितों की समस्या को और उसकी वेदना को हमने बड़ी संवेदनशीलता से देखा है। और उस समय से, जब विस्थापन का प्रारंभिक समय था, लगभग आज से 25 वर्ष पहले, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें थीं, जब ये पलायन आरंभ हुआ, भले मध्य प्रदेश में थी या महाराष्ट्र में थी, कश्मीरी पंडितों को लेकर के किसी न किसी तरह से सहयोग देने का भी प्रयास किया गया, भले ही कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर के था या नौकरियों इत्यादि में। और कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी भले सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, वो प्रतिबद्ध है कि वो कश्मीरी पंडितों के विषय को लेकर के संवेदनशील भी है और संकल्पित भी है कि उसे किसी अमली जाम तक पहुंचाना है। और उसमें एक बहुत बड़ा विषय है कश्मीरी पंडित
समुदाय की घर वापसी घाटी में। और निश्चय ही एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने ही देश में उन्हें शरणार्थियों की तरह रहना पड़े, परंतु साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि उनकी जो वापसी हो सम्मानजनक हो। तो अड़चन क्या है जो बीच में अड़चन आ कोई रही है, नहीं जो है, आपको परंतु लगता है कि जो व्यावहारिक अड़चन ही हो? उसमें अड़चन कोई क्या कोई बात सहमति नहीं नहीं है, सरकार के साथ? लेकिन आपके भारतीय अपने- जनता पार्टी चाहती है कि कश्मीरी पंडितों की ही प्राथमिकताओं और उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर के ही आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाए। और इस बात को लेकर के गृह मंत्रालय की ओर से कुछ एक बैठकें भी हुई हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुदाय में चूँकि विस्थापन के 25 वर्ष में बुद्धिजीवी समाज है, वो अलग अलग तरह के ओपिनियंस, अलग अलग तरह की राय बनती है, और हमारी अपेक्षा कि आने वाले समय में वहाँ पर भी एक आम राय बनेगी और जो भी प्रक्रिया होगी उनके वापस लौटने की, निश्चय ही वो उनकी प्राथमिकता और उनकी अपेक्षा को ध्यान में रख करके होगी। परंतु कमिटमेंट और प्रतिबद्धता पूरी तरह से मुकम्मल है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या ये जो 6 साल जम्मू कश्मीर ने आपको दिए हैं और आपके साथ आपके गठबंधन पीडीपी को दिए हैं, इसमें कश्मीरी पंडितों को कुछ इससे ज़्यादा मिलेगा? निश्चय ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और चर्चा का एक माहौल भी बनेगा और चर्चा की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस बार जो आप प्रश्न कर रही हैं इसका समाधान 2 स्तर पर होगा, किसी हद तक केंद्र के स्तर पर और किसी हद तक प्रदेश सरकार के स्तर पर। अब प्रदेश सरकार चूँकि जैसे आपने कहा 2 मास से वहाँ पर राज्यपाल शासन था, अब जब लोकतांत्रिक सरकार बहाल होगी तो निश्चय ही वो भी इसकी चिंता करेंगे, पीडीपी को भी इसकी चिंता है, और स्वर्गीय मुफ्ती जी भी स्वयं कई बार इस बात का उल्लेख भी कर चुके कि कश्मीरी पंडित समुदाय की चिंता में पीडीपी भी भाजपा के साथ शामिल है। आपको एक बड़ा समर्थन जम्मू से मिला, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को तो जम्मू से मिली हैं। 1948 के जो हिंदू शरणार्थी हैं, एक लंबे समय से वो अपने ही देश में उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, विधानसभा में, पंचायतों में। ये भी आपके विजन डॉक्यूमेंट में शामिल था। इस पर आप कितना आगे बढ़े हैं या आने वाले वक्त में कितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वो सारे मसले हैं जिस पे जनता जानना चाहती है आपसे? नहीं, निश्चय ही ये विडंबना तो है ही है, इससे कोई इनकार नहीं करता। और आपका इशारा है कि जो तथाकथित तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे, अब तो पश्चिम पाकिस्तान नहीं रहा, वो पाकिस्तानी है, और उनको नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है प्रदेश जम्मू कश्मीर में, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर वो वोट नहीं दे सकते, वंचित रह जा रहे हैं। और उसको लेकर के लेकिन एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि पहली बार 65-68 वर्ष के बाद गंभीरता के साथ यदि किसी ने इस विषय पर चिंता करनी आरंभ की है तो वो मोदी सरकार के बनने के बाद हुआ। हमने भिन्न भिन्न विकल्पों पर गौर करना आरंभ किया। इसमें कुछ एक समाधान ऐसा भी है कि जिसके लिए प्रदेश सरकार का दायित्व आता है, और प्रदेश सरकार में हंग सरकार है, जैसे आपने स्वयं कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस पर है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अतः उसमें ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट ही लागू होगा। ऐसा कहना अन्याय होगा और ऐसा अपेक्षित भी नहीं, क्योंकि एजेंडा ऑफ अलायंस का अर्थ ही ये है कि कुछ एक उनके बिंदु, कुछ एक हमारे बिंदु। यदि भारतीय जनता पार्टी की अपने अंदर स्वतंत्र सरकार होती तो बात स्थिति कुछ और होती, परंतु उसके रहते हुए भी केंद्र की ओर से अन्य अन्य विकल्पों पर यदि विचार होना आरंभ हुआ है तो पिछले 20-21 मास में हुआ। उसमें ये भी समझा गया कि यदि मान लीजिए कि संवैधानिक तौर पर तुरंत उन्हें नागरिकता अधिकार नहीं दिए जा सकते या उस प्रकार की प्रजातांत्रिक स्थिति नहीं है प्रदेश सरकार की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सरकारी नौकरियों में या शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए उनके बच्चों को किसी प्रकार की राहत, किसी प्रकार की राहत दी जाए या योजनाओं में दी जाए, और उन सभी विषयों को लेकर के सरकार चिंतित भी है और सरकार विचार भी कर रही है। एक और जो मसला है जो हमने जेएनयू में देखा, जिस तरह के नारेबाजी जो हमने देखी, अगर हम रैली की बात करें तो ये आम वहाँ से जो खबरें आती हैं उसमें दिखता है कि आईएसआई के झंडे हों या फिर पाकिस्तान के समर्थन की तमाम ऐसी चीज़ें या राष्ट्र विरोधी चीज़ें। राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में भी उसकी एक जगह है और उसको एक मजबूती से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपकी तरफ वहाँ की आवाम देखती है, जम्मू के लोग देखते हैं और खासकर पूरा देश देखता है कि वो चीज़ें जो वहाँ पर इतनी तेज़ी से और मुखर तरीके से हो रही हैं, उस पर क्या स्पष्ट नीति आप लोगों की है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है,
मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रवाद या देशभक्ति को लेकर के कुछ और अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। बाकी जहाँ तक झंडे दिखाने या नहीं दिखाने का संबंध है, रूल ऑफ लॉ हर जगह एक जैसा है। प्रदेश कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, नगर कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, और लॉ ऑफ लैंड रेन्स सुप्रीम। लेकिन इसीलिए शायद आपकी तरफ तमाम लोग देखते हैं कि आखिर वो कानूनी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही हैं, चाहे वो हुर्रियत के कुछ गुट हों या कुछ जो भी अलगाववादी तत्व हैं जो इस तरह की अशांति फैला रहे हैं। जहाँ भी किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुई है, तो सरकार ने, भले ही वो प्रदेश सरकार हो, भले ही वो केंद्र सरकार हो, स्थिति के अनुसार कार्रवाई भी की है, और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ने भी उसी प्रकार की कार्रवाई की है। इसमें कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी प्रकार से रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने में किसी सरकार ने कोई कोताही बरती हो। जितेंद्र सिंह जी, आप ये मानते हैं कि ये जो 2 महीने का गतिरोध था, आप ये कह रहे हैं कि एक सहमति हो गई और वो गवर्नर तक नहीं गई, और जब वो गई तो उसके बाद सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन जनता वहाँ की आप लोगों की तरफ देख रही है कि वो तमाम ऐसे मसले जो आपके विजन डॉक्यूमेंट में थे, जिन्हें आपने आगे रख के चलने का एक तरह से लोगों से वादा किया था, उस पर आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? अब इस सरकार में आपके क्या वो 3 बातें या 3 हम कहें मसले होंगे जो आप एकदम प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं फिर से कि जब भी 2 राजनीतिक दलों का गठबंधन बनता है तो सदा से ये परंपरा रही, स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों से, कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, CMP जिसे कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम कार्यक्रम, यहाँ पर उसे एजेंडा ऑफ अलायंस की संज्ञा दी गई। और जब ये न्यूनतम कार्यक्रम या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो निश्चय ही कुछ एक बिंदु दूसरे एक दल के होते हैं, कुछ एक दूसरे दल के। इसलिए ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट पूरी तरह से लागू हो, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपेक्षा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अगली बार पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रदेश जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाने में हमारे वोटर और हमारी जनता सहयोग करे और विजन डॉक्यूमेंट तुरंत लागू हो जाएगा। शॉर्ट ऑफ दैट, जब तक ऐसा नहीं होता तो निश्चय ही कुछ एक बिंदु जो उन्होंने छोड़े हैं, कुछ हमने छोड़े हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपने सिद्धांतिक विषयों से हट गए, कदापि नहीं, क्योंकि जिस पार्टी की परवरिश और परवान चढ़ने का अमल श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के साये में हुआ है, वो अपने सिद्धांतिक मूल्यों से हट नहीं सकती। परंतु जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि प्रदेश के व्यापक हित में और आम जनता के हित में कुछ एक सिद्धांतिक विषयों को से हट कर के प्राथमिकता दी गई है विकास के विषयों पे, ताकि और ये बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समूचा देश एक बड़ी तीव्र गति से विकास यात्रा पर निकल पड़ा है, और हम नहीं चाहते कि प्रदेश जम्मू कश्मीर या कोई भी अन्य राज्य उस विकास से वंचित रह जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि उस उलझन में कारवां गुजर गया और हम देखते रहे। इसलिए विकास विकास विकास, इस प्राथमिकता को लेकर के यदि हम पूरे कार्यकाल में PDP के साथ एक अच्छा सुशासन देने में सफल रहते हैं, मैं समझता हूँ अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो सरकार बनने जा रही है उसमें अनकंडीशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का है। आपके विजन डॉक्यूमेंट के जो मसले हैं जो मैंने गिनाए, कश्मीरी पंडितों का हो, 48 के हिंदू शरणार्थियों का हो, हुर्रियत अलगाववादी ताकतों का लगातार मुखर होना, इन तमाम मसलों पर वहाँ की जनता को लगता है, जिन्होंने आपको बड़े बहुमत में जिताया है, उनको लगता है कि ये कहीं पीछे छूट गई है। एजेंडा ऑफ अलायंस का अर्थ है एजेंडा ऑफ अलायंस, और निश्चय ही वो दोनों के लिए उतना ही लागू होता है जितना एक दल के लिए। तो मैं नहीं समझता कि जब एजेंडा ऑफ अलायंस का मतलब ही एजेंडा ऑफ अलायंस है, तो शक है इस बात को लेकर आपकी सरकार निश्चय। और मुझे विश्वास है, यदि ऐसा लोगों को लगता है तो हमने उससे आंख बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि दायित्व बढ़ जाता है, और मुझे विश्वास है कि आने वाली सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर पूरा उतरेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कि पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की जिस नई परिभाषा के साथ तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया है, उनकी समीक्षा वो किस तरह से करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं फिर से। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले
डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी हूं, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। किशोर अवस्था हम सबकी जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है।
जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, जो पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र के विकास मामलों के मंत्री भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र, पूर्वोत्तर राज्यों में नई योजनाओं के साथ, विकास की नई परिभाषा के साथ आप गए, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों का एक जो बड़ा दर्द रहा है कि केंद्र या भारत से वो अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं। ये जो भावनात्मक दूरी थी, इसको पाटने में आप लोग कितना कामयाब हुए हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर बार बार देना अनिवार्य भी है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सी गलतफहमियाँ रहती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ का विकास का संबंध है, क्योंकि आपके प्रश्न के दो भाग हैं। मोदी सरकार के आने के बाद पूर्वोत्तर में विकास की गति में बहुत अधिक तेज़ी आई है, और ये देखने को मिली है। इसको दुनिया मान रही है, विश्व मान रहा है, देश मान रहा है। उदाहरण के तौर पर पहले 6 मास में ही प्रधानमंत्री जी ने 3, 4, 5 बार वहाँ प्रवास किया। बार बार लगभग हर मास वो किसी न किसी प्रदेश में होते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री का इतना प्रवास नहीं रहा। सिक्किम में वो पिछली सदी में स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जो थे वो एक बार गए थे प्रवास के लिए। उसके बाद रात गुजारने वाले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हुए। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री स्वयं इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं और पूरी तरह से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो सारा का सारा तंत्र भी उसी प्रकार से अलर्ट होकर के, चौकन्ना होकर के अपना दायित्व निभाने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में रेलगाड़ी नहीं थी। मोदी सरकार के आने के बाद हुई, मोदी जी ने स्वयं फ्लैग ऑफ किया मेघालय की रेलगाड़ी को। त्रिपुरा में ब्रॉड गेज ट्रेन नहीं था, वहाँ पहुँचा। और अब जबकि इंडो बंगला अकॉर्ड हुआ कन्क्लेव्स एक्सचेंज का, उसके उपरांत बहुत जल्द ही वो काम आरंभ हो गया है। एक रेल लिंक बनेगा बांग्लादेश त्रिपुरा से होते हुए, और जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा और एक नया गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। लेकिन जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि पूर्वोत्तर को साथ लाने के, मैंने जब ये विभाग में मुझे दायित्व दिया गया तो आरंभिक अध्ययन के बाद मुझे एक बात ध्यान में आई कि हर व्यक्ति ये कहता है, जिससे भी मैं जानना चाहता था कि पूर्वोत्तर के बारे में अपनी जानकारी भी बढ़ाने का प्रयास था, तो एक आ जाता था कि क्यों नहीं पूर्वोत्तर को भारत के समीप लाया जाता। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि क्यों नहीं ये कभी पूछा जाता कि भारत को भी पूर्वोत्तर के नज़दीक लाया जाए। वी हैव गॉन बियॉन्ड आवर मैंडेट। उदाहरण के तौर पर मेरे ध्यान में आया कि डोनर मंत्रालय दिल्ली में है ये क्षेत्रीय मंत्रालय। तो हमने एक प्रक्रिया आरंभ की कि प्रति मास केंद्रीय मंत्री वहाँ पर जाएंगे। वो तो एक है, केंद्रीय मंत्री जाएंगे। उसके अतिरिक्त जो डोनर के अपने सेक्रेटेरिएट, कैंप सेक्रेटेरिएट के तौर पर प्रति मास एक प्रदेश में बैठेगा। 1 महीना मिजोरम में, दूसरा महीना त्रिपुरा में, चौथा महीना मणिपुर में, फिर 5वें में असम, इस प्रकार से बाई रोटेशन। तो इसी प्रकार और उसका नाम हमने रखा डोनर एट डोर स्टेप, यानी एक बहुत बड़ा संदेश भी जाए। एक तो वहाँ जो अधिकारी जाते थे उनको वहाँ की ज़मीनी हकीकतों से अपने आप को परिचित करने का अवसर रहता है, लेकिन उससे बढ़ कर के संदेश जो आपने प्रश्न किया उसके उत्तर में कि वहाँ के नागरिकों को ये एहसास हो कि अपनी हर शिकायत के निवारण के लिए उन्हें दिल्ली जाना अनिवार्य नहीं, दिल्ली भी उनकी दहलीज तक आ सकता है। इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम रखा गया डोनर एट डोर स्टेप। उसके अतिरिक्त जो आप कह रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही सुझाव पर केंद्रीय मंत्रियों का निरंतर एक प्रवास रहे। प्रत्येक पखवाड़े में 8 मंत्री केंद्र से वहाँ रहते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में 1 मंत्री प्रत्येक प्रदेश में हर 15 दिन में रहता है, ताकि बाकी के देश को ये एहसास हो, क्योंकि देश को ये पता चले। और ना केवल इससे सांस्कृतिक लाभ होगा, बल्कि आने वाले समय जैसे प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग को सही तरीके से विकसित किया जाए पूर्वोत्तर में, तो देश भर से नए नौजवान और युवा लोग वहाँ पर स्टार्टअप का प्रयोग करने आएंगे एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और उसके लिए डोनर मंत्रालय की ओर से हमने एक वेंचर फंड भी आरंभ किया, ताकि जो आरंभ में जो पैसा लगाते हैं उनको, यदि, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 3 महीने का एग्जिट पीरियड, कि 3 महीने में आप छोड़ भी सकते हैं यदि आपका प्रयोग आपको लगता है कि आपके प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है, हम उसके लिए भी वेंचर फंड देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये कि मुझे विश्वास है
कि आने वाले कुछ वर्षों में 2-3 वर्षों में यदि जिस दिशा में हम चल रहे हैं अगर हम इसी प्रकार प्रगति करते रहे तो नॉर्थ ईस्ट विल बी डेस्टिनेशन फॉर द यूथ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। नॉर्थ ईस्ट की ओर वो देखेंगे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपनी रोजगार के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो तमाम प्रयास जो आपने गिनाए, इन प्रयासों से क्या वो जो एक भावना थी खासकर सेना को लेकर, आसपा को लेकर, उसमें कहीं कोई तब्दीली हुई? क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि जो सुरक्षा केंद्र देना चाह रहा है उस सुरक्षा को वो सुरक्षा के लिहाज से नहीं सोचते? ये क्यों दूरी है? नहीं, निश्चय ये आपका कहना ठीक है कि सुरक्षा और विकास साथ साथ चलते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि इनका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। यदि शांति और अमन का वातावरण नहीं हो तो विकास कार्य रुक जाते हैं, और अगर विकास ना हो तो उससे लोगों में रिजेंटमेंट पैदा होती है, लोगों में उत्तेजना पैदा होती है, और वो भी शांति को भंग करने का काम करती है। परंतु धीरे धीरे पहले की तुलना में वहाँ पर सुरक्षा वातावरण भी बहुत बेहतर है और आतंकवाद के घटनाओं में बहुत कमी आई है। ये और बात है कि पिछले दिनों में कुदरती आपदाएं बहुत आती रहीं, प्राकृतिक आपदाएं। मणिपुर में बाढ़ आया, फिर उसके बाद भूकंप भी आया, तो वो अलग बातें हैं। इन जगहों पर भी सेना की एक अलग भूमिका रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर यहाँ पर हो। बल्कि मैं ये कहता हूँ, और मुझे गर्व है ये कहने में, कि भारतीय सेना जो शांति काल में काम करती है वो युद्ध काल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, परंतु उसकी इतनी चर्चा नहीं होती। और शांति काल में जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए उनकी सराहना जितनी भी की जाए वो कम है। डॉक्टर जितेंद्र, आप केंद्र सरकार के वो मंत्री हैं जिसका सीधा रास्ता है जनता से, क्योंकि जनता की जो लोक शिकायत विभाग है वो भी आप ही के अंतर्गत है। और जो प्रगति जो बैठकें होती हैं प्रधानमंत्री की, उसमें भी प्रधानमंत्री ने समय सीमा तय की है। किस तरह से आप लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री की जो चिंता थी वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ भी इशारा कर रही थी कि लोगों की शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा, तो ये एक सरकार की एक तरह से खामी भी दर्शाती है। नहीं, निश्चय ही प्रधानमंत्री हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं और हमारा प्रोत्साहन भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं, जिससे हमें निश्चय ही बहुत लाभ होता है। लेकिन जहाँ तक ग्रीवेंस का संबंध है उसमें मैं आपके ध्यान में थोड़े से कुछ आंकड़े ले आऊँ कि हमारी सरकार आने से पहले एवरेज साल में लगभग 2 लाख शिकायतें आती थी। हमारी सरकार आने के बाद 6 लाख इस वर्ष में आई हैं, 31 दिसंबर 2015 का जो अंत हुआ। तो लोग बार मुझे पूछने लगे कि साहब तो आपकी तो शिकायतें बढ़ गई। तो मैंने कहा नहीं, शिकायतें बढ़ी नहीं, हुआ ये कि हमने शिकायतों का उत्तर देना आरंभ किया, समाधान देना किया, और लोगों को ये अपेक्षा हुई कि अरे यहाँ तो शिकायत देते हैं समाधान होता है। वो तो गालिब का शेर है कि जब तवक्को उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। तो गिला तभी होता है जब पता है कि वहाँ से तवक्को है गिला दूर करने की। और आपको जानकारी की खुशी होगी कि 6 लाख में से लगभग 4,80,000 ग्रीवेंसेस का निपटारा हुआ है 2015 के वर्ष में, और लगभग 90% तक हमने निपटारा करने में इस समय सफल हैं। और जो रह जाती है वो तकनीकी नेचर की। और इसके साथ साथ हमने इसमें एक व्यक्तिगत और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी जोड़ा है। जिस भी शिकायत का समाधान होता है हमारे अधिकारी स्वयं टेलीफोन करते हैं जिस शिकायत करने वाले से, और उससे पूछते हैं कि क्या उसको भी संतुष्टि मिली कि नहीं। मैंने स्वयं अगले ही दिन रैंडमली उठा करके 3 लोगों को टेलीफोन किया। उनमें से एक थे कर्नाटका के, एक थे महाराष्ट्र के, और एक थे उत्तराखंड के, और उनसे पूछा। और उससे ना केवल शिकायत दूर करने की वेरिफिकेशन होती है बल्कि उनको भी लगता है कि साहब हमें सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट भी, और कई बार वो अच्छे सुझाव भी देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह से कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार गठन की तरफ आगे बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो वादे रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, वो उन वादों को लेकर एजेंडा ऑफ अलायंस में अब आगे बढ़ेगी। विकास और उन मसलों का समाधान दोनों एक तरह से एक साथ चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी, डीडी न्यूज़ से बात करें।